Namaskar to you all. Today, the cabinet meeting under the CCA, Cabinet Committee of Economic Affairs, met under the chairmanship of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I welcome to Shri Piyush Goyal ji, Minister for Commerce and Industries and Consumer Affairs here. And also I welcome to information Shri Anurag Thakur ji, Minister for Information and Broadcasting. First I request to Shri Anurag Singh Thakur ji to brief the media. Thank you. नमस्कार मित्रों, आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और कैबिनेट मीटिंग हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय भी लिए गए। रेलवे और शिक्षा से जुड़े हुए विषयों पर मैं आपके सामने कुछ जानकारी रखूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज रेलवे के 2 महत्वपूर्ण प्रकल्पों को अनुमोदित किया, मंजूरी दी उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने। इसमें से पहला प्रकल्प मध्य प्रदेश में है, नीमच रतलाम लाइन, जहाँ पर बहुत ट्रैफिक भी रहता है, बहुत औद्योगिक क्षेत्र भी लगते हैं। ये अभी भी सिंगल लाइन है। मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम की जो लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1096 करोड़ रुपया डबलिंग पर खर्च होगा, इस पर इन्वेस्टमेंट होगी। चित्तौड़ और उसके साथ लगते आसपास के क्षेत्रों में जो सीमेंट का उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग है, टूरिज़्म और अन्य यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डबलिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसके अलावा दूसरा गुजरात राज्य से है, राजकोट कानालूस लाइन को भी डबलिंग की मंजूरी दी गई है। 111 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का व्यय होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। ये भी कुल मिलाकर द्वारका, पोरबंदर, सिक्का, ओखा, बेदी इत्यादि क्षेत्रों से गुजरेगी और उसको जोड़ेगी और यहाँ पर नई संभावनाओं को पैदा करेगी। इन दोनों रेलवे लाइनों के बनने से जहाँ एक और माल भाड़े की दृष्टि से, ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से, और दूसरी ओर पैसेंजर्स के लिए भी डबलिंग होने का बहुत लाभ मिलेगा। पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट को लाभ मिलेगा। और ये तय किया गया है कि पूरे प्रयास किए जाएंगे कि अगले 3 वर्षों में इन दोनों रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है और देश के करोड़ों निर्धन परिवारों से आने वाले बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनके लिए पीएम पोषण, इस योजना को शुरू किया जाएगा। ये नाम दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। और इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हों उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 11,20,000 से ज़्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा। और 5 वर्ष तक चलने वाली पीएम पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। करोड़ों बच्चों को इसका न्यूट्रिशियस फूड मिले, उसकी कल्पना के साथ इसको शुरू किया गया है। और देश भर में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़े, उसका भी एक लाभ मिलेगा। गरीब छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ेगी, बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और शिक्षा में सोशल और जेंडर गैप में भी समाप्त करने में मदद मिलेगी। जैसा आपने देखा कि उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़े कदम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पहले लिए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी लिए गए हैं। आज कुछ और निर्णय हुए हैं और हम सबके बीच में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर
आदरणीय पीयूष गोयल जी उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया करके आज के निर्णयों पर विस्तार में बात करें। उससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि रेलवे और शिक्षा से जुड़ी हुई इन दोनों ही निर्णयों पर आपको विस्तार में जानकारी अलग से भी दे दी जाएगी। धन्यवाद अनुराग जी। आप सब जानते हैं कि गत एक वर्ष में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान, बजट के दौरान और समय समय पे कैबिनेट के लिए हुए निर्णय के अनुसार निर्यात को एक विशेष फोकस मोदी सरकार ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ी छलांग एक्सपोर्ट में लगाने का हम सबको मार्गदर्शन दिया है, प्रोत्साहन दिया है और एक बड़े लक्ष्य को सामने रखते हुए आज पूरे देश में निर्यातक, सभी उत्पादक, जितने हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार सब मिलके एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको खुशी होगी और देश का गर्व बढ़ेगा ये सुन के कि 21 सितंबर तक, पिछले हफ्ते 21 सितंबर तक अगर हम आंकड़े देखें तो देश से 185 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो चुका है और ये भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पहले 6 महीने के अंदर आज तक हुआ है और अब तो 10 दिन बाकी भी हैं। ऐसी परिस्थिति में एक्सपोर्ट को जब खासतौर पे जब छोटे निर्यातक एक्सपोर्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि उसका एक इंश्योरेंस कवर भी हो, उनको एक गारंटी हो कि खुदा न खास्ता कभी पेमेंट ना आए, पेमेंट आने में तकलीफ हो, डिले हो जाए और या कोई फेलियर हो जाए। ऐसी परिस्थिति में उनको पेमेंट के लिए इंश्योरेंस की सुविधा सरकार की एक कंपनी ईसीजीसी देती है। उसमें जो भी सामान एक्सपोर्ट होता है, गुड्स एक्सपोर्ट होता है या जो पैकिंग क्रेडिट लिमिट्स बैंक्स देते हैं उत्पादन के समय उद्योग को, या प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है उसके सामने भी पॉलिसीज इशू करते हैं, उस सब के लिए ईसीजीसी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। उसको आज 4,400 करोड़ रुपए एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन करने का, अधिक मात्रा में उनको कैपिटल देने का निर्णय कैबिनेट ने आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया। ये 4,400 करोड़ रुपए डालने से लगभग 88,000 करोड़, तो 20 गुना उसके ऊपर हम कवर दे सकते हैं। 88,000 करोड़ की और इंश्योरेंस पॉलिसीज ईसीजीसी लिख पाएगा और आप जानते हैं पेमेंट 2 महीने 3 महीने में आती है, तो लगभग इसका इम्पैक्ट 3 लाख करोड़ तक के एक्सपोर्ट्स को कवर करने का एक साधन बनेगा और साथ ही साथ ईसीजी की सॉल्वेंसी इंप्रूव करेगा, ईसीजीसी को और एक समृद्ध संस्था बनाएगा। ईसीजीसी की अगर हम गहराई से देखें तो आज के 97% जो लाभकारी उद्योग हैं, जो लोग पॉलिसीज निकालते हैं, वो एमएसएमई सेक्टर से। 97% ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स आर फ्रॉम द एमएसएमई सेक्टर। तो सीधा ये जो लाभ है ये एमएसएमई को मिलेगा अधिकांश रूप में, और हमारे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, इन सबको और ज़्यादा बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट करने के लिए इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया कि 500 करोड़ तो तुरंत ही मिल जाएंगे, 500 करोड़ अगले वर्ष में मिल जाएंगे, और साथ ही साथ हम इसके लिस्टिंग का प्रोसेस, स्टॉक एक्सचेंज में ईसीजीसी को लिस्टिंग का प्रोसेस भी शुरू करेंगे। फिर आगे चल के लिस्टिंग होने के बाद अगर एक्सपोर्ट का यही तेजी रही जिस तेजी से आज के दिन हम बढ़ रहे हैं, तो आगे चल के स्टॉक मार्केट से भी इसका सही अनुमानित कीमत हो जाएगी, मार्केट इसको वैल्यू करेगी और हम और फंड्स रेज कर पाएंगे। लगभग 20 वर्षों से
ये कंपनी ईसीजीसी सरप्लसेस दे रही है, पिछले 3 वर्षों से तो प्रॉफिट भी अच्छा दे रही है, डिविडेंड रेगुलरली देती है, तो एक अच्छी कंपनी है। और इसको और बड़ा बनाना और हमारे निर्यातकों की सेवा कर पाए उसके लिए इसको और मजबूत बनाने का काम आज का निर्णय करेगा। साथ ही साथ एक और निर्णय आज के दिन लिया गया है जो NEIA ट्रस्ट के संबंध में है। NEIA ट्रस्ट एक जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को फाइनेंस करने का ट्रस्ट है। उसको प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर इंश्योरेंस देने का ये ट्रस्ट है। और नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट इस नाम से एक स्कीम चलती है जिसमें 1650 करोड़ रुपए अधिक कैपिटल इन्फ्यूजन का निर्णय आज कैबिनेट ने लिया। इससे लगभग फिर 20 गुना गिने तो 33,000 करोड़ तक हम प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को इसके माध्यम से इंश्योरेंस दे पाएंगे, कवर दे पाएंगे। और ये 33,000 करोड़ का जब प्रोजेक्ट फाइनेंस किया जाएगा तो प्रोजेक्ट वैल्यू तो लगभग 33,000 करोड़ होगी ही, लेकिन साथ ही साथ सीधा भारत के उत्पादन को लगभग 22-23 हज़ार करोड़ का एडिशनल डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट फाइनेंस हम फंडिंग करते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस को, विदेश में, अफ्रीका में, कुछ लीस्ट डेवलप कंट्रीज में जो प्रोजेक्ट्स को हम फंडिंग करते हैं उनमें 75% लगभग भारत में बना हुआ उत्पादन इस्तेमाल होता है। तो एक प्रकार से भारत के उद्योग को, और उसमें भी स्वाभाविक तौर से MSME को सबसे ज़्यादा लाभ होता ही है, उनको और बल मिलेगा। उनका सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोजेक्ट्स के माध्यम से एक्सपोर्ट होगा। ये निर्णय भी आज लिया गया है। इसके नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट को एक ट्रस्ट चलाते हैं, NEIA ट्रस्ट, उसमें 1650 करोड़ रुपए डालने का निर्णय लिया गया है। तो ये 3 निर्णय, 4,400 करोड़ ECGC में कैपिटल, 1,650 करोड़ NEIA ट्रस्ट में कैपिटल और ECGC को लिस्ट करना, एक प्रकार से जो निर्यात के संबंध में इंश्योरेंस की दुनिया है इसको मजबूत बनाएगी और हमारे निर्यातकों को और साहस देगी कि वो एक्सपोर्ट अपना बढ़ा सकें। वास्तव में अगर हम पिछले वर्ष का देखें तो एक कड़ी में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अनाउंस किया कि 56,000 करोड़ जितने भी पुराने ओवरड्यूज हैं, MEIS के हों, SCIS सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव हो, चाहे वो रॉडटेप हो, ROSCTL हो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ और टैक्सेस देते हैं, इन सब ड्यूज़ को इसी वित्तीय वर्ष में पूरी तरीके से हमारे निर्यातकों को दे दिया जाएगा, सीधा 56,000 करोड़ कैश फ्लो में। और उसमें भी अगर आप देखें तो अधिकांश MSME को उसका लाभ मिलता है। साथ ही साथ उसमें किसानी क्षेत्र से जुड़े हुए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होते हैं, हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, खादी, लेदर प्रोडक्ट्स, ये सब MSME सेक्टर, छोटे उद्योग के साथ जुड़े हुई चीज़ें या किसानों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े रूप में जाएंगी तो भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। भारत को भी जो तेज गति से प्रधानमंत्री मोदी जी मेहनत कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द तेज गति दें अर्थव्यवस्था को, उसमें देश सफल होगा, उसमें निर्यात का एक बड़ा योगदान रहेगा। आप जानते हैं कि ROSCTL के रेट्स 2024 तक निर्धारित कर दिए गए हैं, रॉडटेप के रेट्स आ गए हैं, उसके भी अभी स्क्रिप्ट्स देना शुरू हो गया है, उसकी वेबसाइट शुरू हो गई है। इसके साथ साथ अलग अलग तरीके से PLI की स्कीम्स 13 क्षेत्रों में लाई गई हैं जिससे उद्योग में बहुत उत्साह है। बड़े बड़े उद्योग देश में आए और उत्पादन करें, भारत की उत्पादन क्षमता भी बढ़े, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिले और कॉस्ट कंपेटिटिवनेस और क्वालिटी में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की पहचान हो। तो एक लंबी कड़ी
अलग अलग निर्णयों की पिछले कुछ महीनों में, खास तौर पे कोविड काल में एक चुनौती को अवसर में बदलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। मोदी सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में, निर्यात को और प्रोत्साहन देने में लगातार प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sirs. We will now take questions based on cabinet decisions only. 107. सर मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज़ से। मेरा सवाल एक अनुराग ठाकुर जी से है कि PM पोषण स्कीम को जो मंजूरी दी गई, क्या वो मिड डे मील योजना की जगह लेगा या दोनों साथ चलेगा, क्या अंतर रहेगा? और एक सवाल पीयूष गोयल जी से होगा कि ECGC को कब तक शेयर बाजार में लिस्ट करने का टारगेट रखा गया है? जहाँ तक PM पोषण स्कीम की बात है, मिड डे मील स्कीम के अलावा भी इसमें बहुत कुछ ऐड और होगा, तभी जाके इसका खर्चा 1,31,000 करोड़ रुपये किया गया है। लाभ लेने वाले भी 11,20,000 से ज़्यादा स्कूलों के करोड़ों छात्र होंगे। और इसकी डिटेल जानकारी, जैसा मैंने पहले कहा, शिक्षा विभाग अभी इसके थोड़ी देर बाद आपको वो भी देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ECGC अभी तक एक सरकारी व्यवस्था में, ढांचे में चल रही थी, पर क्योंकि इसके ऊपर IRDA का रेगुलेशन था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो इससे इसके लिस्टिंग को मुझे लगता है हम तुरंत ही इसका प्रोसेस शुरू कर देंगे। पर साधारणतः एक नई कंपनी को लिस्टिंग में जो पेपर्स तैयार करने पड़ते हैं, DRHP वगैरह बनाना पड़ता है, मेरा अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में ये लिस्टिंग होने की संभावना है। 122. Shishir. Sir, good afternoon. Shishir here, sir. Piyush sir, I have a question for you. Here, sir. Shishir, here, sir. Sir, what kind of percentage of shares which you plan to offload in the ECGS? And the second thing is that you announced 500 crore this fiscal, 500 crore next fiscal. So what about the remaining of 4,400 crore? I just announced 500 crore this fiscal and 500 next fiscal. That's the immediate amounts that we are getting right away. After that, it's a need-based thing. If we are able to insure more people and use up the available headroom, then the funds would be made available as and when required. The cabinet has specifically said that first installment be released immediately. Second installment, we'll try to synchronize it with the DIPAM listing process, which is why I said next year, because I expect the listing to happen next year also. And the other installments based on need will be, and at the same time, since you would be a listed entity, we'll be able to get the money in at a premium. So I hope so. And by and large, all our companies are doing very well on the stock exchange, particularly the insurance companies. So the rest will come as and when required. As regards the quantum of listing, the percentage we'll give out, the percentage which could also be fresh equity infusion. It could be a disinvestment, it could be fresh equity, or it could be a combination of both. All of these, there is an established alternate mechanism which takes the decisions in this respect. We'll take it in due course. Well, as an investment banker, I can tell you that government is happy to put it in right away. I'm not very keen that they put in the whole amount right away, because that will come in at par. Whereas if I am able to raise from the market after its listing, we'll be able to get a premium on it. So our whole equity capital base can be kept smaller. But that was on a lighter note. We don't need more than that right now. Right now, 500 this year and 500 next year takes care of the demand in the market. If there's more demand, government is committed to give 4,400 crore. But if we don't require it, then why should we just take it and keep it in a bank account? Number 11. Sir, I'm Ruchi Bhatia from ET now. You have said that the export target that you've set out for this year is an ambitious one, but so far, sir, here. Where? Here. You can take off your mask. I can't understand what you're saying.
You have said that the export target for this year has been an ambitious one that the Prime Minister has set, but so far you've been able to get close to $185 billion in terms of exports so far. Just want to understand from you, given the fact that in the second half of the year, sir, we're expecting the economy globally to do also much better, recover much better. Is there a possibility of not just meeting it, but perhaps exceeding the target that you've set out? हिंदी में कहते हैं ना आपके मुंह में घी शक्कर well I think we are all very familiar that any year if you split it into two halves, the first half and the second half, usually the second half you have a much better performance than the first in a normal year. Here we are dealing with a year in which COVID was very severe in the first quarter, and second quarter is usually one with rains. So it has its own impact in the nation's logistics and economy. Despite that, we are at 185 as on 21st September. Hopefully we'll close at about 195 by the end of the year, by the end of the half year. So the rest I leave to your imagination, looking at how the second half normally performs. Just one brief caution why we are not looking at already starting to try and reassess the target or increase it. Shipping rates and container shortages are a reality. Of course, it's not only in India, it's a global phenomena. It's not as if our rates are any different, which is why we've been able to maintain the export thrust and targets. But in the absence of adequate ships berthing or with very high prices, that could act as a little bit of a leveler, even in terms of growing beyond 400 billion. Prashant, 110. सर मेरा सवाल अनुराग ठाकुर जी से है। पीएम पोषण वाले सवाल पे आपने सर, मैं उस पर क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि मिड डे मील स्कीम चलती रहेगी या सब्स्यूम कर जाएगी नए वाले स्कीम? सब्स्यूम करेगी। कुल मिला के 1,31,000 करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है, उसमें से 45,000 करोड़ तो वो है जो इसके अंतर्गत केंद्र द्वारा सब्सिडी जो मिड डे मील स्कीम के अनाज खरीदने पर दी जाती, वो कुल मिलाकर इसको 1,31,000 करोड़ रुपया किया जा रहा है। और इसमें सुधार भी काफ़ी किया जा रहा है, स्कीम को और अच्छा बनाया जा रहा है। उसकी डिटेल्स जैसा मैंने पहले कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पूरी डिटेल देगी। उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, स्थानीय उत्पाद से लेकर जो उस क्षेत्र में पैदावार होती है, उस चावल हो वहाँ की सब्जियाँ, उस सारी डिटेल्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसकी डिटेल जानकारी दे देगी। 127. अनुराग जी, मेरा इसी से जुड़ा सवाल है, रविंद्र, कि जो पीएम पोषण है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी फुली या स्टेट्स का भी कंट्रीब्यूशन इसमें होगा? स्टेट के साथ मिलकर होगा, जिसमें सेंटर की बड़ी हिस्सेदारी होती है, जो पहले ही 60-40 की रेशो आपको बताई गई थी वो भी, और जो पहाड़ी राज्य और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसके लिए अलग 90-10 की रेशो रहती है। और इसमें जो चावल और गेहूं का है उसमें तो पूरा केंद्र द्वारा व्यय जो किया जाएगा, उसका मैंने आंकड़ा भी आपको बताया, लगभग 45,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च वो भी है। 100% उसमें हमारा ही वो सारा खर्चा आता है। Number 13. Sir, this is Deepshikha from Economic Times. Just a small clarification on the 4,400 crore support. So this entire support that the cabinet has approved, that continues, that would be provided even after the listing? Should it be required? Of course. It's for 5 years, 4,400 crores. It'll be left to the decision of the ECGC and the Finance Ministry and Commerce Ministry, and that alternate mechanism. If they choose to raise fresh equity either in the IPO or in the follow-on public offer in the future, or they prefer to take from the government. Government has committed 4,400 crores. 105. सर, जो रिकॉर्ड निर्यात हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है? सरकार ने ऐसा क्या किया है? रिकॉर्ड निर्यात जो हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, उसकी वजह क्या है? दूसरा जो निर्यातकों का जो ड्यूटी ड्रॉबैक था वो सरकार ने दिया है, इसकी वजह हो सकती है क्या? सरकार समय समय पे और ख़ासतौर पे इस कोविड के दौरान पूरे
मार्च 2020 से लगातार, और मैं कहूँ तो एक बार तो ये स्थिति हो गई कि हमें चिंता होने लगी कि वो लोग ज़्यादा परेशान तो नहीं हो रहे हैं, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ गया है, पर लगातार केंद्र सरकार सभी निर्यातकों के साथ, सभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं ने सबके साथ काफ़ी चर्चा की। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मिशंस हैं सब देशों में, वो भी लग गए इस काम में, जुट गए हमारे साथ। वो भी एक तरीके से सपोर्ट सर्विस बने हमारे निर्यातकों के लिए। और मैं समझता हूँ अगर इसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो हमारे उद्यमियों को जाता है, हमारे लघु उद्योग और मध्यम वर्ग उद्योग चलाने वालों को जाता है, और एक प्रकार से हर श्रेणी के व्यक्ति ने जो निर्यात के साथ जुड़ा हुआ है, एक ठान लिया है कि मुझे अब मार्केट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना है, तो उससे क्वालिटी और कॉस्ट कंपेटिटिवनेस भारत की सुधर रही है और उसका प्रभाव भारत में भी आएगा। यहाँ नौकरियां बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को और मजबूती आएगी। यहाँ की डोमेस्टिक इकोसिस्टम, निर्यातक एक होता है लेकिन उसके इर्द गिर्द और भी कंपनियां उसको पार्ट सप्लाई करती हैं, ढाबे खुलते हैं, होटल चलते हैं, टैक्सी, ट्रक, ट्रेनों में माल और जाता है, तो एक प्रकार से पूरे इकोसिस्टम का इसका लाभ होता है। तो वो आज विश्वास, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का क्लैरियन कॉल दिया है देश को, वो जो देश में सभी उद्यमियों में विश्वास पैदा हुआ है, वो जो उत्साह पैदा हुआ है, उसके मैं दाद देता हूँ और हमारे सब निर्यातकों को बधाई देता हूँ। 85। पीयूष गोयल जी, चीन के साथ हमारे आयात निर्यात के 7 साल के आंकड़े हैं आपके पास में, अगर शेयर कर सके तो, और वो पिछले 70 साल के आंकड़ों में क्या फ़र्क रखते हैं। दूसरा, अभी चीन से जो सेब आ रहा है वो इतना सस्ता आ रहा है कि हमारे यहाँ के उत्पाद जो किसान हैं वो उसे बेच नहीं पा रहे हैं। आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, वो तो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, तो हमारे अधिकारी आपको बता देंगे किस वेबसाइट पे आपको पूरे आंकड़े मिलेंगे। और बाकी जो भी निर्यात, जो भी आयात आता है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के तहत जो बनाए हुए कायदे कानून है उसके हिसाब से ही आता है। और कुछ गलत फहमियाँ लोगों के बीच में है कि जैसे सेब के ऊपर कुछ कम किया है, चाइना के सेब पे ड्यूटी कम की है, ये अफवाह है, मेरे ख्याल से बेबुनियाद अफवाह है। कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। मुझे कल परसों भी किसी ने प्रेस में के बाद पूछा तो मैं हैरान था कि ऐसा कोई निर्णय तो हुआ नहीं है। तो बेबुनियाद मुझे लगता है आजकल कुछ लोगों का काम यही होता है कि बेबुनियाद अफवाहें फैलाने का या एक ट्वीट कर देने का जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे उसी कड़ी में ये भी किसी ने ऐसे बेबुनियाद ही चला दिया है। 120। Rajesh Singh from ET Now Swadesh. Do you think that the production hit in China, the power crisis, is a big opportunity for... Sir, do you think that the production hit and the power crisis in China is an opportunity for Indian exporters? How big is it? Well, there are a lot of reasons, lot of opportunities that come our way, and today the nation is ready to take those opportunities head on. We are a nation of entrepreneurs and industry and business persons. We are a nation of MSMEs who feels empowered to deal with the rest of the world with confidence. And therefore, different reasons will be there. We will take every reason to its logical end and try and expand the economic activity and exports in India. Thank you, friends. If there are no further questions, we'll close the press conference now. Thank you, Honorable Minister, sir.